15 फरवरी 2019 आधी रात का समय। धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की निस्तब्धता में एक भारतीय उपग्रह अपनी कक्षा में शांत गति से घूम रहा था। सब कुछ सामान्य था, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था। तभी अचानक उस उपग्रह के सिस्टम में एक एन्क्रिप्टेड कमांड सक्रिय होती है। उसका कैमरा धीरे धीरे अपने पुराने पथ से हटकर एक नए लक्ष्य पर लॉक होने लगता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के घने सुनसान पहाड़ी इलाके की ओर। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपा एक परिसर, ऊपर से देखने पर लगभग अदृश्य, लेकिन जैसे जैसे कैमरा जूम करता है कुछ हलचल दिखाई देती है। रात के अंधेरे में छोटे छोटे समूह परछाइयों की तरह इधर उधर चलते हुए, कुछ इमारतें जो बाहर से साधारण लगती हैं पर उनकी बनावट कुछ और कहानी कहती हैं। उसी समय जमीन पर भी दो लोग इस इलाके के आसपास घूम रहे थे। पठानी सूट, चेहरे ढके हुए, बिल्कुल स्थानीय लोगों जैसे, लेकिन वे स्थानीय नहीं थे। वे भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एजेंट थे। जो वे देख रहे थे वो किसी सामान्य ट्रेनिंग कैंप से कहीं बड़ा और व्यवस्थित था। गतिविधियां, सुरक्षा व्यवस्था और वहां मौजूद लोगों की संख्या, सब कुछ असामान्य था। कुछ ही घंटों में इस जगह की तस्वीरें और शुरुआती इनपुट नई दिल्ली पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सब मिलकर इतिहास की दिशा बदलने वाला है। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर, दोपहर का समय। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सीआरपीएफ का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सैकड़ों जवान देश की सुरक्षा के लिए तैनात अपने अपने वाहनों में सफर कर रहे थे। मौसम ठंडा था लेकिन रास्ता साफ था। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि अचानक एक कनेक्टिंग रोड से एक वाहन तेजी से मुख्य सड़क पर नहीं आया। कुछ सेकंड और फिर एक भयंकर विस्फोट, इतना शक्तिशाली कि आसपास का इलाका कांप उठा। आग और धुएं का गुबार आसमान में उठता है। कुछ ही पलों में दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। जहां कुछ क्षण पहले एक सुरक्षित काफिला था, वहां अब तबाही का मंजर था। इस आत्मघाती हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए। ये घटना सिर्फ एक हमला नहीं थी, ये पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा थी। हर घर, हर शहर, हर दिल में गुस्सा और शोक एक साथ उमड़ पड़ा। देश जवाब चाहता था और इस बार जवाब अलग होने वाला था। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की निंदा हुई, लेकिन भारत के भीतर माहौल स्पष्ट था। सिर्फ निंदा काफी नहीं है। नई दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ। खुफिया एजेंसियां, सेना के तीनों अंग और सरकार सभी स्थिति का मूल्यांकन कर रहे थे। इस बीच 15 फरवरी की रात को मिले उस उपग्रह इनपुट ने एक नई दिशा दी। रॉ द्वारा जुटाई गई जानकारी और उपग्रह तस्वीरों ने संकेत दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट क्षेत्र में एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप सक्रिय है। ये कोई सीमा के पास छोटा ठिकाना नहीं था, बल्कि अंदरूनी इलाके में स्थित एक बड़ा परिसर था, जहां कथित तौर पर आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। ये जानकारी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक निर्णायक कार्रवाई का आधार बन सकती थी। 19 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक। कमरे में गंभीरता छाई हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। चर्चा का केंद्र एक ही था, आगे क्या किया जाए। पिछले अनुभवों को देखते हुए ये स्पष्ट था कि कोई भी कार्रवाई सोच समझकर और सटीक होनी चाहिए। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जहां से खतरा उत्पन्न हो रहा हो, लेकिन आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। खुफिया इनपुट्स, उपग्रह तस्वीरें और ग्राउंड रिपोर्ट्स सभी को मिलाकर एक संभावित लक्ष्य चिन्हित किया गया। बालाकोट का वही कैंप। ये नियंत्रण रेखा से काफी दूरी पर था। इसका मतलब था कि किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पार करना होगा, जो एक जटिल और जोखिम भरा काम था। लेकिन विकल्पों पर विचार करने के बाद एक निर्णय लिया गया। इसके बाद शुरू हुई एक बेहद गोपनीय तैयारी। भारतीय वायुसेना के कुछ विशेष स्क्वाड्रन को चुना गया। उनके प्रशिक्षण, मिशन प्लानिंग और उपकरणों की तैयारी पर तेजी से काम हुआ। इस पूरी प्रक्रिया को अत्यधिक गोपनीय रखा गया, यहां तक कि कई पायलट्स को भी अंतिम समय तक मिशन की पूरी जानकारी नहीं दी गई। इस दौरान कुछ रणनीतिक गतिविधियां भी की गईं, जैसे सीमाओं के पास नियमित उड़ानें,
ताकि एक पैटर्न बन सके और विरोधी पक्ष उसे सामान्य गतिविधि समझे। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल था जहां वास्तविक योजना को छुपाकर एक अलग तस्वीर दिखाई जा रही थी। 25 फरवरी की रात। मौसम पूरी तरह अनुकूल नहीं था। बादल थे और कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो रही थी, लेकिन मिशन की समय सीमा महत्वपूर्ण थी। 26 फरवरी की तड़के करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान निर्धारित एयरबेस से उड़ान भरते हैं। उनके साथ सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होते हैं, जैसे एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम और रिफ्यूलिंग विमान। मिशन का उद्देश्य स्पष्ट था, लक्ष्य तक पहुंचना, सटीक हमला करना और सुरक्षित वापस लौटना। विमानों ने एक जटिल मार्ग अपनाया। कुछ विमान अलग दिशा में जाकर ध्यान भटकाने का काम कर रहे थे, जबकि मुख्य स्ट्राइक पैकेज एक अलग रूट से आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वे लक्ष्य के करीब पहुंचे, उन्होंने ऊंचाई और दिशा में बदलाव किया ताकि राडार से बचा जा सके। फिर टारगेट लॉक और कुछ ही पलों में प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हमले के बाद भारतीय पक्ष ने कहा कि ये एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, जिसका उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था, न कि किसी सैन्य या नागरिक लक्ष्य को। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अलग दावा किया कि नुकसान सीमित था और कोई बड़ा ढांचा नष्ट नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विश्लेषकों के बीच इस पर अलग अलग रिपोर्ट्स आईं। कुछ ने सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर सीमित क्षति की बात कही, जबकि भारतीय सूत्रों ने इसे एक सफल ऑपरेशन बताया। सच्चाई के इन अलग अलग दावों के बीच एक बात स्पष्ट थी कि भारत ने पहली बार नियंत्रण रेखा के पार अंदरूनी क्षेत्र में जाकर एक हवाई कार्रवाई की थी। ये एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 27 फरवरी 2019 सुबह का समय। पाकिस्तान की वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। कुछ लड़ाकू विमान भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। भारतीय वायुसेना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हवा में एक तनावपूर्ण स्थिति बन गई। दोनों पक्षों के विमान आमने सामने थे। इसी दौरान एक भारतीय मिग-21 बाइसन, जिसे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान उड़ा रहे थे, ने दुश्मन के विमान का पीछा किया। इसके बाद की घटनाओं के बारे में दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन ये पुष्टि हुई कि एक हवाई मुठभेड़ में अभिनंदन का विमान गिर गया और वो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में उतर गए। उन्हें वहां की सेना ने हिरासत में ले लिया। अब स्थिति और गंभीर हो गई थी। एक और हाल ही में हुआ हमला और उसके जवाब में की गई कार्रवाई, और अब एक पायलट दुश्मन के कब्जे में। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अपने पायलट की सुरक्षित वापसी चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव बढ़ने लगा। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। कूटनीतिक चैनल सक्रिय हो गए। इसी बीच अभिनंदन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने संयम और पेशेवर आचरण दिखाया। भारत में ये वीडियो तेजी से फैल गया और लोगों के बीच उनके प्रति सम्मान और समर्थन बढ़ गया। 28 फरवरी 2019 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने संसद में घोषणा की कि वो शांति के संकेत के रूप में अभिनंदन को रिहा करेंगे। 1 मार्च 2019 को वाघा बॉर्डर पर वो क्षण आया जब विंग कमांडर अभिनंदन भारत लौटे। हजारों लोग वहां मौजूद थे। ये सिर्फ एक व्यक्ति की वापसी नहीं थी, ये एक ऐसा भावनात्मक पल था जो पूरे देश ने महसूस किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद की घटनाएं कई मायनों में महत्वपूर्ण थीं। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक रणनीतिक संदेश भी था। एक संदेश कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई अब सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी। एक संदेश कि जवाब देने के तरीके बदल रहे हैं। साथ ही इसने ये भी दिखाया कि आधुनिक संघर्ष केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं होते, वे कूटनीति, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक फैले होते हैं। आज जब हम उस समय को पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई सवाल अब भी चर्चा का हिस्सा है। हमले की सटीक प्रभावशीलता, रणनीतिक परिणाम और दीर्घकालिक असर। लेकिन एक बात निश्चित है, फरवरी 2019 की वे घटनाएं भारत और दक्षिण एशिया की सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुईं। एक ऐसा मोड़ जिसने ये दिखाया कि बदलते समय के साथ फैसले और उनके तरीके भी बदलते हैं। और शायद यही उस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। अगर ऐसी ही और सच्ची और खतरनाक कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जय हिंद।